और आज हम बात करने जा रहे हैं पूंजी बचत की जो विधियां हैं, जिसमें सबसे पहली विधि हमारी है वो कौन सी है? अदायगी अवधि। तो ये किसका भाग है? परंपरा है। अदायगी अवधि, अदायगी अवधि विधि। पीरियड मेथड, यानी आपने जो विनियोग किया है, आपने जो विनियोग किया है उसकी मूल लागत को प्राप्त करने में कितने वर्ष लगे? यानी आपने जो पे किया है, मतलब आपने जो विनियोग किया है उस राशि को वापस प्राप्त करने में जो अवधि लगेगी वो कौन सी अवधि, कौन सी विधि है? पे बैक पीरियड। तो इसमें याद करने का सूत्र क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और बट्टा क्या होगा? कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो। उसके बाद ये तो है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपने मूल विनियोग किया है, उस विनियोग को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, यानी कितनी अवधि के बाद आप उस राशि को प्राप्त कर लेंगे। तो वो तो बात होगी पे बैक, जिसका सूत्र होगा आई बटा सी, यानी इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं आई बटा सी। उसके बाद है इसका जो डिसीजन है, निर्णय, यानी आपने दो विधियों का चुनाव किया है, 2-3 मशीन आपके सामने है, उन 2-3 में से आपको किसी एक का चुनाव करना है। अब किस विधि का या किस मशीन का चुनाव करें, तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना जरूरी है? आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जिसकी अवधि, जिसकी कौन सी? पे बैक अवधि, जिसकी पे अवधि सबसे कम होगी उसे हम क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। यानी जिसकी अदायगी अवधि क्या होगी? जिसकी अदायगी अवधि या तो होगी कम और या क्या होगी? अधिक। यानी आपने जो मूल विनियोग किया है उसे वापस प्राप्त करने में या तो कम समय लगेंगे या लगेंगे ज्यादा। जिस मशीन में कम समय लगे उसको तो क्या करना है? स्वीकार, सेलेक्ट करना है। और जिसमें अब समय ज्यादा लगे उसको क्या करना है? अस्वीकार। आपके पास 2 मशीन है और दोनों में समान इन्वेस्टमेंट है, और एक मशीन आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख, वो 5 वर्ष में कमा के देगी वापस, और एक कमा के देगी 4 वर्षों में। तो कौन सी मशीन को सिलेक्ट करें? जो हमें मूल राशि 4 वर्षों में कमा के दे, उस मशीन को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। तो ये तो कौन सी होती है? आपकी अदायगी होगी। उसके बाद अगली जो हमारी विधि है वो कौन सी होगी? अगली हमारी विधि होगी अदायगी अवधि के पश्चात। अदायगी अवधि के पश्चात लाभकारिता। अदायगी अवधि के पश्चात की आपकी जो लाभदायिता है, यानी इस विधि की कमी है सबसे, उस कमी को पूरा करने के लिए इस विधि का निर्माण हुआ है। इसकी क्या कमी है? क्योंकि ये विधि केवल ये देखती है कि आपने जो पे किया है वो कितनी अवधि में आप वापस प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसके बाद तो मशीन से आप जो भी कमाएंगे वो क्या होगा? लाभ होगा। तो आपने जितने वर्षों में आपने जो विनियोग किया, जितने वर्षों में वापस प्राप्त कर लिया है, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने 4 वर्षों में जो आपने विनियोग किया वो वापस प्राप्त हो गया, उसके बाद मशीन जो कमा के देगी वो सब क्या होगा? आपको लाभ। तो इसका सूत्र क्या होगा? पोस्ट पे बैक, यानी पोस्ट किसके बाद? पे बैक के बाद। प्रोफिटेबिलिटी, इसका सूत्र होगा टोटल कैश इनफ्लो माइनस आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको माइनस करेंगे, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो माइनस करेंगे। या इसके 2 तरीके हैं। एक तो टोटल कैश कितना प्राप्त हुआ उसमें से आपने जो खर्च किया वो घटा दीजिए, बाकी जो भी होगा वो प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए आपने मशीन खरीदी 2 लाख की, तो इन्वेस्टमेंट कितने का किया? 2 लाख, और इस मशीन ने टोटल इनफ्लो का मतलब प्रॉफिट मान लीजिए कमा के दिया 2,40,000,
तो कितनी एक्स्ट्रा राशि 40,000 आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये आपकी विधि है कौन सी, पे बैक। उसके बाद इसके साथ जो तीसरी विधि होगी, उस तीसरी विधि का क्या नाम है, उसका नाम है औसत प्रत्याय दर। औसत प्रत्याय दर विधि, औसत प्रत्याय दर विधि, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ARR। अब इस विधि का क्या सूत्र होगा, इस विधि का अर्थ क्या हो जाएगा कि आपने जो भी विनियोग किया है उस लाभप्रदता का माप कितने प्रतिशत होगा। तो ARR का जो सूत्र होगा वो दो प्रकार से है, एक तो होगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बाद में होगा एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू सो। एवरेज प्रॉफिट राशि का एक बटा राशि की संख्या, लेकिन केवल आफ्टर टैक्स वाला लेना है आपको, ये जो क्या हो आफ्टर टैक्स हो, और भाग देना है एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट किसे ज्ञात करते हैं, एवरेज का मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट की लागत प्लस स्क्रैप वैल्यू बटा 2, यानी एवरेज इन्वेस्टमेंट किसे ज्ञात करना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट ज्ञात करने का तरीका होगा यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है प्लस आपकी जो स्क्रैप वैल्यू है और भाग 2, इससे क्या होगा आपको कौन सा, एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसके बाद इसका भी क्या होगा डिसीजन, अगर आप किसी भी मशीन का डिसीजन इस विधि के आधार पर देखना चाहते हैं, यानी ARR के आधार पर आप तय करना चाहते हैं कि किस मशीन को स्वीकार करें, किसको अस्वीकार करें, तो इसका मतलब है इसमें आपको एक न्यूनतम दर, इसमें क्या होगी, न्यूनतम दर पहले से तय करनी होगी। अगर उस दर से आपने कम दर से कमाया है या उसे ये दर क्या है, ज्यादा है, आपने वो न्यूनतम दर तय कर ली, उस दर से ARR की जो राशि है वो कम हो या अधिक हो। अगर वो राशि है कम तो उसे क्या कर देंगे, अस्वीकार, और अधिक हो तो उसे क्या करेंगे, स्वीकार। ये कौन सी विधि आपकी, ARR मेथड है। उसके बाद जो हमारी विधियां शुरू होगी वो कौन सी होगी, डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड होगी। कौन सी होगी, डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड, जिसमें एक नंबर विधि है, वैसे इसके हिसाब से 4 नंबर शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये आपकी प्रेजेंट जो वैल्यू है इसको ध्यान में रखेगी। तो इसका सूत्र होगा NPV टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट की जो भी लागत है माइनस करना है इन्वेस्टमेंट, तो आपकी NPV आ जाएगी, कौन सी, शुद्ध वर्तमान मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अगर हम देखें NP का जो मान है वो या तो होगा धनात्मक या आ जाए ऋणात्मक। ये ले रहे हम डिसीजन कि अगर हम किसी भी मशीन का चुनाव नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के आधार पर करते हैं तो अगर NP की वैल्यू या तो धनात्मक या हो ऋणात्मक, तो धनात्मक आए तो उसे हमें क्या करना है, स्वीकार, और ऋणात्मक आए तो उसे क्या करना है, अस्वीकार करना है। एक तो ये ध्यान रखना है, इस विधि के आधार पर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के आधार पर अगर NPV का मूल्य धनात्मक आता है उसे स्वीकार करना है, मतलब उस मशीन को खरीदने का डिसीजन लेना है, और जिसका ऋणात्मक आ जाए उस मशीन को रिजेक्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद होगी आपकी अगली जो मेथड है वो है कौन सी होगी, अगली जो मेथड होगी उसका नाम है लाभदायकता सूचकांक, कौन सी, प्रॉफिट इंडेक्स,
लाभदायकता सूचकांक, हम प्रॉफिट इंडेक्स बोलते हैं पीआई। अब पीआई का सूत्र एक तो ये होगा कि एनपीवी बटा इन्वेस्टमेंट का भाग देंगे, या उसके अलावा कौन सा होगा, जैसे टोटल आपका कौन सा होगा, कैश इनफ्लो बटा आउटफ्लो है क्या, तो इसके बाद इसका सूत्र क्या होगा, टोटल प्रेजेंट टोटल कैश इनफ्लो, और वो भी किस वैल्यू पर, प्रेजेंट वैल्यू पर, भाग भी किसका देना है, इन्वेस्टमेंट का, वो भी प्रेजेंट वैल्यू पर। तो इसके आधार पर क्या कर सकते हैं कि लाभदायकता सूचकांक कितना है। अगर आपका ये पीआई का मान कितना है, पीआई का जो मान होगा वो आपको ध्यान में रखना है कि 1 से पीआई का मान अगर किसके आधार पर तय करेंगे, या तो होगा 1 से कम या होगा 1 से अधिक। अगर पीआई का मान 1 से कम आता है तो क्या करना है, पीआई का मान 1 से अधिक आता है तब आपको क्या करना है, अगर पीआई का मान 1 से कम आता है तो उस मशीन को हमें क्या करना है, अस्वीकार करना, और जिसका मान 1 से अधिक होगा उसे स्वीकार करेंगे। 1 से अधिक आने का मतलब उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर प्रॉफिट जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से अगर 1 से ज्यादा होगा तो उसको मशीन ज्यादा कमा के देगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसलिए उसे स्वीकार, 1 से कम है तो उसे हानि होने की संभावना, उसे अस्वीकार करेंगे। तो ये होगी कौन सी, लाभदायकता सूचकांक। और अंतिम जो है वो है आंतरिक प्रत्याय दर विधि, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। अब IRR का सूत्र क्या होगा, LDR प्लस P1 माइनस Q, P1 माइनस P2, HDR माइनस LDR, ये सूत्र होगा। इसके आधार पर हम IRR का मान ज्ञात करेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको कोई कट ऑफ दर तय करनी होगी, आपको क्या तय करनी होगी, कट ऑफ बिंदु तय करेंगे। अगर उससे मान हो कम और उससे हो ज्यादा, हमने कोई कट ऑफ बिंदु तय कर लिया, उससे अगर मान क्या हो जाए कम, तब तो क्या करना है, इसमें का प्राधिकार देना, क्या करना है, इसमें करना है स्वीकृत, इसमें करना है स्वीकृत। ये ध्यान रखना। ये कौन सी आपकी विधि हो गई, ये आपकी विधि हो गई कैपिटल बजट की। कितनी विधियां हैं, ये तो आपकी कौन सी परंपरागत है, और ये आपकी डिस्काउंट मेथड वाली है, डिस्काउंट मेथड वाली है, प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर जिसकी गणना करते हैं। तो सबसे पहले ये विधि मान, कौन सी विधि, पे बैक। ये तो केवल ये मान के चलती है कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट को आप कितनी अवधि में वापस प्राप्त करेंगे। लेकिन आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट को, जैसे मान लीजिए आपने कोई 2 मशीनें खरीदी हैं, दोनों मशीनों पर की आप तुलना कर रहे हैं कि कौन सी मशीन आपको जो विनियोग करेंगे वो जल्दी वापस रिटर्न कमा के देगी। जो मशीन सबसे पहले कमा के देगी उस मशीन को सेलेक्ट करेंगे, और जो थोड़ा लेट कमा के देगी उसे रिजेक्ट कर देंगे। और ज्ञात कैसे करेंगे, I बटा C के हिसाब से। उसके बाद अदायगी अवधि के पश्चात, यानी इस विधि की थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है, केवल ये तो केवल ये देखिए कि पे बैक कितनी अवधि में होगा, उसके बाद मशीन जो कमाएगी उसके बारे में ये ध्यान नहीं रखती है। इसलिए जैसे मान लीजिए मशीन ने आपको 4 वर्षों में कमा के दे दिया, मशीन तो 4 वर्ष के बाद भी तो चलेगी, 4 वर्षों के बाद भी तो कमाएगी। अब 4 वर्षों के बाद जो कमा रही है वो आपके लिए क्या होगा, लाभ। इसलिए ये विधि क्या मान के चलती है, लाभ। तो इसका लाभ होगा, ध्यान में रखना है। और सूत्र क्या होगा, पोस्ट पेमेंट प्रॉफिटेबिलिटी कैसे ज्ञात होगी, टोटल कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। इससे पता चलेगा कि इस मशीन से आपको कितना लाभ मिलेगा। फिर एवरेज ARR जो मेथड है, ARR ज्ञात करने का सूत्र एवरेज प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स बटा एवरेज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का सूत्र इन्वेस्टमेंट प्लस क्रेडिट बटे 2। अब इसमें क्या डिसीजन लेना है कि अगर आपने किसी मशीन की तुलना ARR विधि से ज्ञात की है तो न्यूनतम दर तय करनी है। जैसे मान लीजिए आपने तय कर ली 10%, अगर वो दर हो जाए मान लीजिए 8% तो उसको रिजेक्ट कर दे, अगर वो 12% उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये डिस्काउंट मेथड वाली यानी प्रेजेंट वैल्यू यानी वर्तमान मूल्य के आधार पर, तो NPV का सूत्र हो गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट, अगर इसकी वैल्यू धनात्मक तो स्वीकार, ऋणात्मक हो तो अस्वीकार। ये है लाभदायकता, यानी कितना लाभ कमा रहे हैं आप, किसके आधार पर, प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर। तो इसका सूत्र है NPV बटा इन्वेस्टमेंट। अगर इसका मान 1 से क्या हो कम तो उस मशीन को क्या करना है कि उसका उत्तर जो है वो 1 से अधिक आ सकता है। 1 से कम आए तो उस मशीन को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, 1 से अधिक उसे सेलेक्ट करना है। आंतरिक प्रत्यायन विधि का सूत्र ये IRR, LDR मतलब लोअर डिस्काउंट रेट, P1 यानी आपकी जो लोअर डिस्काउंट रेट है उससे कैसे रूलों से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो P1 होगा। क्यों हो गया आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट P1, तो आप वापस ये हो गया कि आपकी जो लोअर डिस्काउंट रेट है उसको कैसे रूलों से गुणा करना, P2 हायर जो आपकी डिस्काउंट रेट है उसे कैश रूलों से गुणा करना, ये P2 हो गया। तो ये आपकी हायर डिस्काउंट रेट, ये आपकी लोअर डिस्काउंट रेट, इनमें से इन दोनों से माइनस करना है। और इसका जो डिसीजन है, इसका जो निर्णय है वो क्या है, और ये इसका निर्णय है, क्या निर्णय होगा कि आपने जो भी कट ऑफ बिंदु तय किया है अगर उसकी राशि ये जो IRR दर है उससे कम रहती है तो उसे अस्वीकार करेंगे, उससे अधिक होगी तो उसे स्वीकार करेंगे। तो इसी के साथ हमारी जो विधियां हैं वो इसमें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ